कहानी शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं और गोरी भी वहां थी। गोरी निहायत खूबसूरत और एक करीब घराने से ताल्लुक रखने वाली थी। उसी वक्त वहां पर मुखी का बेटा आता है और वो गोरी को देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद मुखी का बेटा वहां से चला जाता है और अपनी बड़ी सी हवेली में जाता है और अपने पताश्री से बोलता है, मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कौन है वो लड़की? बाबा, वो लड़की गौरी है। मैं उसे काफी वक्त से पसंद करता हूं। और बाबा, वो रामू काका की बेटी है। क्या वरुण, तेरे दिमाग ठीक है? तू हवेली की मान मर्यादा भूल गया है क्या? वो एक गरीब किसान की बेटी है, वो हमारी बहू कैसे बन सकती है? बाबा, मान मर्यादा इंसान में होती है, ना कि इन हवेलियों में। और गौरी बहुत अच्छी लड़की है और अगर मैं शादी करूंगा तो गौरी से ही करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अब तुझे क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन ये बात दिमाग में रखना, अगर कल को कोई मसला बना तो वो सारा बोझ तेरे ही सिर पर होगा। कुछ दिन बाद गोरी और वरन की शादी हो जाती है और फिर कुछ सालों बाद उस हवेली में 3 बच्चियां खेल रही थीं। वो तीनों की तीनों वरन और गोरी की बेटियां थीं। कुछ दिन बाद वरन शिकार के लिए गया और वो जख्मी हालत में वापस आया। गांव वालों ने हकीमों को बुलाया, पर अफसोस, वरन को कोई भी बचा ना सका। ए ऊपर वाले, तूने मुझसे मेरे वर्ण को क्यों छीन लिया? अब ये 3 बच्चियां किसके सहारे पलेंगी? तेरे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब ये हवेली मेरी है, इसका मालिक सिर्फ मैं हूँ। नहीं भैया, इस हवेली में वर्ण का भी हिस्सा है। चाहे वर्ण जी मर गए हैं, लेकिन उनकी बच्चियां जिंदा हैं और ये वर्ण जी का सारा हिस्सा हमारे हक में आता है। वरुण तो मर गया है, अब कौन सा हिस्सा? वरुण का कोई हिस्सा बचा नहीं है। अब मैं हूँ इस जगह का एकमात्र मालिक और तुम सब इस हवेली से दफा हो जाओ। नहीं भैया, हम कहाँ जाएंगे? मैं इन बच्चियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? कैसे पालूंगी? आप मेरे साथ ये जुल्म न करें। वो मेरा मसला नहीं है, वो तुम्हारा मसला है। तुम इन बच्चियों को लेकर जहाँ जाना है चली जाओ, लेकिन यहाँ से तुरंत निकलो। नहीं भैया, मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरे पति का घर है और मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। बलराम नौकरों को बोलकर गोरी को हवेली से निकाल देता है और फिर गांव वालों के पास जाता है और बोलता है, गांव वालों, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इस गौरी को रहने की जगह या कोई काम दिया तो तुम लोगों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं उसको गांव से निकाल दूंगा जिसने गौरी की मदद की। सब गांव वाले इस बात से डर जाते हैं और कोई भी गोरी की मदद नहीं करता। वो उस गांव से चली जाती है और पास के जंगल में जाती है। वहां पर वो सूखी लकड़ियों से एक झोंपड़ी बनाती है। इसकी बड़ी बेटी रानी, जो कि दीक्षा और प्रिया से थोड़ी समझदार थी, वो बोलती है, माँ, अब ये हमारा घर होगा, हम अब यहाँ रहेंगे। हाँ मेरे बच्चों, यही हमारा घर होगा। वो सब वहीं रहने लगते हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी खाने को नहीं होता। तो गोरी मजदूरी की तलाश में वापस गांव जाती है। वहां पर एक आदमी गोरी को काम दे देता है। कुछ दिन तक गोरी के घर का निजाम सही चल रहा होता है, पर बलराम को इस चीज का पता चल जाता है कि गोरी को किसी ने गांव में काम दिया है। वो फौरन उस सेठ के पास जाता है। मैंने गांव में पहले ही बोल दिया था कि अगर गौरी की किसी ने मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तूने गौरी की मदद की, मैं तुझे अब गांव से निकाल दूंगा। नहीं सरदार जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी गौरी को काम से निकाल दूंगा, पर आप मुझे गांव से मत निकालिए। ठीक है, अभी के अभी गौरी को काम से निकालो, वरना मैं तुझे गांव से निकाल दूंगा। वो सेठ गोरी के पास जाता है और उससे बोलता है, गौरी बहन, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। हम सब बलराम के सामने कुछ नहीं बोल सकते, वरना हमें अपने गांव से निकाल दिया जाएगा। गोरी वहां से उदास होकर चली जाती है। उसकी आखिरी उम्मीद यही थी जो कि खत्म हो जाती है। वो अपने घर चली जाती है। माँ, आप आज खाना लेकर नहीं आई क्या? मुझे भूख लगी है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबके लिए खाना नहीं लेकर आ पाई। गोरी सब बच्चों को सब कुछ बताती है। तब रानी बोलती है, माँ, आप परेशान मत हो,
मैं यहाँ एक बाबा को जानती हूँ जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाते हैं। मैं उनके पास अक्सर जाती हूँ औषधि सीखने। मैं आपको उनके पास ही ले चलती हूँ, आप उनसे औषधि बनाना सीख लेना। बेटा, मैंने सुना था कि गरीबी इंसान को उसकी उम्र से पहले बड़ा कर देती है, पर आज देख भी लिया। तुम काफी समझदार हो बेटा। चलो, मुझे उस बाबा के पास ले चलो। रानी गोरी को उस बाबा के पास लेकर जाती है। बाबा जी, मैं गोरी हूँ, रानी की माँ। तुम हो रानी की माँ। बेटा, रानी काफी समझदार बच्ची है, मेरे पास आती है औषधि सीखने। जी बाबा जी, मुझे भी रानी ने बताया आपके बारे में। मैं आपसे जड़ी बूटियों की औषधि सीखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। पहले तुम मुझे अपने बारे में तो बताओ। गोरी उस बाबा को सब कुछ बताती है। बाबा सब सोने के बाद बोलते हैं। बेटा, तुम्हारी बातों में काफी सच्चाई है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम हर सुबह यहाँ आना जड़ी बूटियों की औषधि सीखने। उस दिन के बाद गोरी हर रोज बाबा जी से औषधि सीखने आती है, और कोई भी अगर जख्मी इंसान आता तो गोरी उसका इलाज करती। ऐसे ही आराम आराम से वो लकड़ी की झोंपड़ी एक पकी और मिट्टी की झोंपड़ी में बदल जाती है। गोरी एक काफी बड़ी हकीम बन जाती है। दूर दूर से लोग उससे इलाज करवाने के लिए आते थे। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है, और देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं। गोरी की तीनों बेटियां भी अब बड़ी हो जाती हैं, और अपनी माँ के साथ मिलकर जुड़ी बूटियों का काम ही करती हैं। एक दिन गोरी की तीनों बेटियां एक दरख्त के नीचे बैठी होती हैं। तभी प्रिया बोलती है। रानी दीदी, आपको नहीं लगता कि हम अकेले हैं? क्या मतलब, हम अकेले हैं? मतलब ये कि दीदी, हमारी उम्र ही गुजर गई है। पता नहीं हमारी शादी कब होगी। मैं तो थक गई हूँ इस झोपड़ी में रह रहकर। बस कर दो प्रिया, तुम इस झोपड़ी से जान छुड़ा रही हो। इस झोपड़ी के पीछे तुम्हें माँ की मेहनत नजर नहीं आ रही? हाँ तो दीदी, प्रिया दीदी ने क्या गलत कहा? सही तो कह रही है कि कब तक हम इस झोपड़ी में रहेंगे। हम भी माँ की तरह यहीं रहकर अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। तुम लोग माँ को छोड़ने की बातें कर रहे हो। जब हमारी किस्मत में होगा तब हमारी शादी हो जाएगी। पर दीदी, कब तक हम इस गरीबी की जिंदगी में रहेंगे? तुम दोनों का दिमाग खत्म हो गया है। तुम्हें माँ नजर नहीं आ रही। मैं तुम लोगों से बात ही नहीं करना चाहती। ये बोलकर रानी वहां से चली जाती है। रानी के जाने के बाद दीक्षा और प्रिया आपस में बातें करने लग जाती हैं। दीदी का दिमाग नहीं है, पता नहीं उन्हें इस गरीबी में क्या अच्छा लगता है। खुद भी इसी गरीबी में रहना चाहती हैं और हमें भी जलील करना चाहती हैं। हाँ, सही बोला तुमने दक्षा। वैसे मैं किसी शहजादे से शादी करूंगी जिसके पास काफी सारी दौलत हो, और मैं पूरी जिंदगी राज करूंगी। हाँ दीदी, मैं भी किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी। माँ के पास बहुत से अमीर लोग आते हैं, मैं उन्हीं में से किसी से शादी कर लूंगी। वैसे भी किसी अमीर इंसान से कर लूंगी, लेकिन रानी दीदी की तरह यहाँ कभी नहीं रहना चाहूंगी। कुछ दिन बाद प्रिया अपनी माँ से बोलती है। माँ, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ, थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी। ये बोलकर प्रिया वहां से चली जाती है। जब वो जंगल में जाती है तो वहां पर उसको एक शहजादा मिलता है जो कि जख्मी हालत में होता है। मेरी मदद करो, कोई मेहरबानी करके मेरी मदद करो। आपको क्या हुआ है? आप ऐसे हालात में कैसे? मैं शिकार कर रहा था तो घोड़े से गिर गया और चोट लग गई। काफी दर्द हो रहा है। आप परेशान ना हो, मैं जड़ी बूटियों से दवा बनाकर आपके मरहम पर लगा देती हूँ। ये बोलकर प्रिया उस राजकुमार पर औषधि लगाती है, जिससे कुछ ही वक्त बाद वो ठीक हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत। वैसे आप कौन हैं? मैं रामपुर नगर का शहजादा हूँ। और तुम कौन हो? जी, मेरा नाम प्रिया है। क्या हम हर रोज यहाँ मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं शहजादे, मैं रोज आपसे यहाँ मिलने आ जाऊंगी। ऐसे ही वो दोनों हर रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दिन राजकुमार प्रिया से बोलता है। प्रिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो दिल किया कि तुम्हारे चेहरे से नजर ही न हटाऊं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैं भी आपको पसंद करती हूँ और विवाह भी करना चाहती हूँ।
चलो तो ठीक है, तुम मुझे अपने घर वालों के पास ले चलो, मैं वहाँ तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। शहजादे की ये बात सुनकर प्रिया सोच में पड़ जाती है। वो नहीं चाहती थी कि शहजादा उसकी झोंपड़ी में जाए और उसकी सौंदर्य बहनों को देखे, इसलिए वो झूठ बोलती है। वो असल में मेरा कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे और जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मेरा कोई नहीं है, मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। तुम मुझे पहले ही यह बता देती कि इस तरह जंगल में रहना सही नहीं है। चलो हम अभी विवाह कर लेते हैं। वो दोनों शादी कर लेते हैं। जब रात होती है तो यहाँ घर में रानी और दीक्षा परेशान हो जाते हैं। माँ, अभी तक प्रिया घर नहीं आई, इतनी रात हो गई है। तुम परेशान न हो बेटा, वो आ जाएगी। और अगर न भी आई तो उसे कुछ हुआ नहीं होगा। दीक्षा को अपनी माँ की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ होगा? आपको तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं, आपको तो बस अपनी बेटी रानी की जरूरत है। मैं और प्रिया दीदी मर भी जाएं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम बस कर दीजिए, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? आप चुप हो जाए माँ की चमची, आप दोनों एक जैसे ही हो। ये बोलकर वो सोने चली जाती है। माँ, आप रोए मत, मैं हूं ना आपके साथ। दक्षा बस अभी गुस्से में है। ऐसे ही कुछ दिन बाद दीक्षा जंगल जाती है। मैं जा रही हूँ माँ, जंगल में घूमने, जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये बोलकर वो रवाना हो जाती है तो रास्ते में उसको एक व्यापारी मिलता है। वो बोलता है, आप मुझे यहाँ एक बुजुर्ग औरत के घर का रास्ता बता सकती हैं, जो कि जड़ी बूटियों से औषधि बनाती हैं। क्यों, क्या हुआ है आपको? असल में मेरे हाथ पर थोड़ी सी चोट लगी है तो उसका इलाज करवाना है। अरे ये तो मैं भी कर लूंगी, छोटी सी चोट है। अरे वाह, फिर तो अच्छी बात है, आप मुझे औषधि लगा दो फिर। ये बोलकर दीक्षा उसको दवा लगाती है। अरे सच में काफी आराम मिल गया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम दक्षा है। और आपका नाम क्या है? और आप क्या काम करते हैं? मेरा नाम राहुल है। मैं एक काफी बड़ा व्यापारी हूँ। वैसे क्या हम हर रोज यहाँ मिल सकते हैं? जी, कि मैं हर रोज यहाँ आपसे मिलने आया करूंगी। ऐसे वो हर रोज मिलने लगते हैं। एक दिन राहुल बोलता है, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेगी? जी, मैं भी आपको पसंद करती हूँ और आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। तो आप मुझे अपने परिवार से मिला दीजिए, मैं आपका रिश्ता मांगूंगा उनसे। दीक्षा भी वही सोचती है जो कि इसकी बहन ने सोचा था। दीक्षा सोचती है कि कहीं राहुल उसके घर में उसकी खूबसूरत बहन रानी को पसंद ना कर ले, इसलिए वो झूठ बोलती है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया से चले गए। ओह, मुझे लगा था कि आप उस बुजुर्ग औरत की बेटी हैं जो जड़ी बूटियों का काम करती हैं और अपनी 3 बेटियों के साथ रहती हैं। अच्छा खैर, अगर आपका कोई नहीं है तो हम अभी शादी कर लेते हैं। ये बोलने के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और दीक्षा को राहुल अपनी हवेली में ले आता है। माँ, इतनी रात हो गई है, अभी तक दक्षा नहीं आई। तुम परेशान न हो बेटा, वो आ जाएगी। और अगर न भी आई तो उसे कुछ हुआ नहीं होगा। माँ, पहले प्रिया चली गई, तब भी आपने यही बोला, और अब भी आप यही बोल रही हैं। कोई न कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रही हो। बताएं माँ, क्या बात है? गोरी रानी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर रानी के बार बार बोलने पर गोरी बोलती है। अगर सच सुनना चाहती हो तो सुनो, तुम्हारी दोनों बहनों ने शादी कर ली है। प्रिया ने एक शहजादे से शादी की और दक्षा ने एक व्यापारी से शादी की है। जब प्रिया हर रोज जंगल जाती थी तो मैं उसके पीछे जाती थी, और जब उससे शहजादे ने बोला कि मुझे अपने परिवार के पास ले चलो, तो प्रिया ने बोला, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई है। और दक्षा ने भी आज यही किया। ये सुनकर रानी के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो बस अपनी माँ को देखती रह जाती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है? आप एक माँ होकर इतना दर्द कैसे अपने दिल में सहकर बैठी थी? माँ, आप रोए मत, मैं हूँ आपके पास, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। एक दिन दीक्षा का पति दीक्षा से बोलता है,
दक्षा, मैं सोच रहा हूँ कि हम सब रामपुर नगर चलते हैं, वहाँ का शहजादा मेरा काफी अच्छा दोस्त है। मैं अपने दोस्त से भी मिल लूंगा और तुम जरा घूम भी लेना। हाँ, सही कहा आपने। मेरा भी मन बहुत समय से घूमने का था। बोलकर वो दोनों रामपुर नगर जाते हैं। वहां पर शहजादा और राहुल मिलते हैं। अरे यार, कैसा है तू? बड़ा खुश लग रहा है। मैं ठीक हूँ। खुश तो होगा कि मैंने शादी कर ली है एक हसीन लड़की से। तू रह गया यार। तू कुछ करे और मैं पीछे रह जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने भी एक खूबसूरत लड़की से शादी की है। चलो तू अपनी पत्नी को लेकर आ और मैं अपनी पत्नी को, और इन दोनों को एक दूसरे से मिलवाते हैं। ये बोलकर दोनों अपनी पत्नियों को आमने सामने लेकर आते हैं। प्रिया और दीक्षा एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। तुम दोनों आपस में बात करो, मैं और राहुल घूम कर आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को सब कुछ बताती हैं। दीदी, शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन अब माँ और रानी दीदी की बहुत याद आती है। मेरा मन करता है कि हम उनसे मिलें। दिल तो मेरा भी करता है दक्षा, मगर क्या करें? अगर हम अपने पतियों को सच बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पति हमें छोड़ दें। देखो ना दीदी, किस्मत का कितना अजीब खेल है। हम दोनों बहनें होकर भी किसी को ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम दोनों बहनें हैं। वो ये सब बातें कर ही रही होती हैं कि अचानक एक सिपाही आता है जो काफी घबराया हुआ था। वो प्रिया से कहता है, प्रिया जी, शहजादे को चोट लगी है। शहजादा और राहुल जी दोनों घुड़सवारी कर रहे थे और अचानक वे नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। आप जल्दी से चलिए। वो दोनों वहां पहुंचते हैं और अपने पतियों की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। हकीमों को बुलाया जाता है उनके इलाज के लिए, मगर अफसोस कोई भी हकीम उनका इलाज नहीं कर पाता। इनको बचाना मुश्किल हो रहा है। शायद हम इनको नहीं बचा पाएंगे। मेरी बात सुनो सेनापति, तुम फौरन एक जंगल की तरफ जाओ। वहाँ एक बुढ़िया रहती है, तालाब के किनारे उसकी झोपड़ी है। तुम लोग जल्दी से उन दोनों को वहीं लेकर चलो, हम भी आ रहे हैं। शहजादे और राहुल को गोरी के पास लेकर जाया जाता है। दीक्षा और प्रिया भी वहीं पहुंच जाती हैं। गोरी और रानी उन दोनों को देखते हैं, पर वो अपने जज्बात पर काबू रखते हैं। इन दोनों को अंदर लटाया जाता है। गोरी और रानी उनका इलाज करती हैं, और कुछ घंटे बाद वो होश में आते हैं। वो उठने की कोशिश करते हैं पर रानी उनको उठने से रोक देती है। वो दोनों सो जाते हैं। तब रानी गोरी से बोलती है, माँ, आपने दक्षा और प्रिया को कुछ कहा क्यों नहीं? अगर मैं कुछ बोलती तो वो झूठी साबित हो जाती। वैसे भी उनके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। अगर मैं उनका सच खोल देती तो वो झूठी साबित हो जाती, और मैं उन्हें झूठा साबित नहीं करना चाहती थी। माँ जो हूँ। बिस्तर पर लेटे शहजादे और राहुल ने ये बात सुन ली क्योंकि वो इतनी गहरी नींद में नहीं थे। जैसे ही रानी और गोरी कमरे से चली जाती हैं, तब वो दोनों उठकर प्रिया और दीक्षा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, क्या ये सच है कि गौरी तुम्हारी माँ और रानी तुम्हारी बहन है? ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। है ये सच? हमने आपसे ये सच इसलिए छुपाया ताकि कहीं आप दोनों हमें छोड़ न दें। थोड़ी देर बाद गोरी और रानी भी आ जाती हैं। तुम दोनों को माँ का कोई ख्याल नहीं आया। सब भूल गई थी तुम दोनों, जब बलराम ने माँ को घर से निकाला था। और माँ ने हमें कितनी मुश्किल से पाला, कितनी तकलीफें उन्हें झेलनी पड़ी, और तुम दोनों ने उनकी तकलीफें कम करने की बजाय और बढ़ा दी। दीक्षा और प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों अपनी माँ से माफी मांगती हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। रानी, तुम हमसे अच्छी निकली, तुमने माँ का साथ नहीं छोड़ा। मेरी तीनों बेटियां साथ हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। दूसरी तरफ बलराम भी काफी बीमार होता है। उसके आखिरी वक्त में उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। सारे गांव वाले भी उससे तंग थे, और ऐसे ही वो अपनी बीमारी में मर जाता है। वीडियो तो देख ली, अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो आप तक आती रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।